हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रगति एजू पॉइंट। हम लोग जो है अपने जो है पॉलिटिक को हम लोग कवर कर रहे थे। पॉलिटिक हम लोग क्या करें, हम लोगों ने जो है फंडामेंटल राइट से बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था, समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कौन से भाग में होता है और कौन से आर्टिकल में पाया जाता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये जो हमारे जो कौन कौन से हमारे बेसिक राइट्स थे। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पे देखा कि हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स में और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। फिर एवरीवन हम लोगों ने जब आगे पढ़ा था, हम लोगों ने आगे यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे जो विशेषता देखी थी फंडामेंटल राइट्स की विशेषता क्या है। उसके बाद हमने क्या होता है, हमारी अगली क्लास है, हमारा पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने क्या करा था, आर्टिकल 12 एंड 13 को हमने कवर करा था। आर्टिकल 12 में जो स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट्स हमारा क्या है। फिर हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में देखा था कि स्टेट्स क्या है क्या नहीं। उसके बाद फिर हमने आर्टिकल 13 जो है लॉ के बारे में बताता है कि लॉ के बारे में ऐसे बताते हैं, कभी सपोज़ कर लो हमारा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अगर इनके बीच आपस में टकराव होता है तो किसको हम प्रियोरिटी पहले देंगे। ठीक है। उसके हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि हमारा जो है कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, ये सब देखा था। आज से हमारे स्टार्ट होगा, वो होगा फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वे कितने राइट्स हैं, हमारे जो हैं 6 राइट्स हैं। यानी कि देखो पहले 6 राइट्स थे, अब क्या हुआ, अब केवल इसमें 5 राइट बच गए हैं। और जो हमारा जो 6 राइट था वो 44 अमेंडमेंट के तहत जो है वो अब एक आर्टिकल ही बन गया। चलो पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास कितने राइट्स हैं, हमारे पास जो है 6 राइट्स हैं। अब 6 के 6 राइट्स कौन कौन, तो एक हमारे पास है राइट टू इक्वालिटी। देखो, राइट टू इक्वालिटी का मतलब समता का अधिकार। ये जो हमारे आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये हमारे 14 से लेकर के 18 तक हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू राइट टू फ्रीडम जो है हमें जो है 19 से लेकर के 22 तक देखने को मिलेगा। उसके हमारा 3 आर्टिकल आता है, वो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ये हमको देखने को मिलेगा 23 से लेकर के 24 तक देखने को मिलेगा, आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके हमारा जो 4th राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये जो हमको देखिए 25 से लेकर के 28 तक हमें देखने को मिलेगा। उसके हमारा जो 5th आता है वो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये हमको जो है हमारा 29 से लेकर के 13 तक देखने को मिलेगा। 6th हमारा आया था, वो था हमारा प्रॉपर्टी राइट। देखो, ये हमारा जो आर्टिकल ये हमारा था, अब जो है ये हमारा अब नहीं है। अभी क्या है, ये 44 अमेंडमेंट हुआ था 44 अमेंडमेंट हुआ था, ये हमारा हुआ था 1978 में। तो इसको क्या करा गया, इसको हमारा राइट्स में, इसको जो है हमारा राइट से तो इसको हटा दिया, इसको राइट से हटा गया, इसको आर्टिकल 300 के ए में इसको रख दिया। यानी कि अगर हम इसको एक अंडरलाइन करें तो ये हमारा पहले तो हमारा राइट था, कब था, 1978 से पहले हमारा राइट था, बट ये अब हमारा जो है राइट नहीं रहा। ये एक हमारा जो है अभी क्या होगा, हमारा एक अनुच्छेद हो चुका है, ये अब हमारा पर्सनल राइट नहीं रहा। ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो एक होता है हमारा 7th नंबर पे जो आता है, उसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूट रेमेडीज़। ये जो हमें ये देखने को मिलेगा हमें 32। अब देखो, राइट टू इक्वलिटी का मतलब समानता का अधिकार या समता का अधिकार, यानी कि इसका ये कहना चाहता है कि देश में जितने भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति, सारे के सारे इक्वल है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं, कोई क्या बोलते हैं, कोई पापी नहीं, कोई धर्मी नहीं, यानी कि सारे के सारे क्या है, सारे इक्वल है। इसमें का राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग जीने का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि ये हमको अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति हमारा जो है शोषण नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा आता है रिलीजन, यानी कि हमारा रिलीजन का मतलब कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे हम वो कैसे भी, जैसे कि आप सपोज करो कोई हिंदू है और वो मुस्लिम धर्म को आस्था से मानना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो मान सकता है। अब चाहे वो क्या है कि अब कोई मुस्लिम है और वो हिंदू धर्म की आस्थाओं को मानना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो मान सकता है। तो ये हमको जो है रिलीजन की स्वतंत्रता देते हैं कि हम धर्म में किसी में पैदा हुए, बट हमारे किसी भी धर्म को मानने की हमको पूरी आज़ादी है। एक है कल्चर, यानी कि हमारी जो है हमारी संस्कृति को बचाने का हमको अधिकार है कि चाहे भले ही हमारे पास हमारी संस्कृति छोटी सी हो, बट उसे हम बचाने का अधिकार है। दूसरा, हमको जो है शिक्षा लेने का अधिकार है, हम सब, ठीक है। उसके बाद एक था हमारे प्रॉपर्टी का राइट, यानी कि संपत्ति बचाने का अधिकार था, बट 44 अमेंडमेंट कहता है, जिसको 1978 से इसको हटा करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। उसके बाद राइट टू कंसिडर रेमेडीज़, यानी कहा गया कि यदि कोई भी इंसान हमारे इन अधिकारों का हनन करेगा, कोई भी इंसान हमारे इन अधिकारों का हनन करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 का यूज़ करके हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब जो हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, राइट टू इक्वलिटी की तरफ। राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, अब देखो राइट टू इक्वलिटी के बारे में क्या बताते हैं। जो ये राइट टू इक्वलिटी हमारा जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, गारंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसके बारे में अगर हम देखना चाहें, सबसे पहले तो देखेंगे, देखो हम अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि जितने भी हमारे अधिकार है वो हमारे कौन से पार्ट में है, ये पार्ट हमारे 3 में है। एंड आर्टिकल, ये जो हमारे आर्टिकल्स की अगर बात करें, तो ये जो हमारे 12 से स्टार्ट होकर के 35 के अंदर है, उसमें से भी यदि हम निकाल दें 14 से लेकर के 18 तक, जो हमारे वो है इक्वालिटी पे बेस, यानी कि राइट टू इक्वालिटी का हमको अधिकार, यानी कि 14 से लेकर के 18 तक हमारे जो है कौन सा अधिकार है, समता का अधिकार, इसको हम बोलते हैं समता का अधिकार, इसको हम बोलते हैं समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, ये समानता अधिकार। ये जो भाग 3 में है, कौन से आर्टिकल में, 14 से लेकर के 18 तक हमारे इसकी बात है। अगर हम बात करें राइट टू इक्वलिटी की बात करें, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। ये बहुत ही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। और दूसरी बात ये कि हमने पता है कि जितने भी हमारे अधिकार थे वो सारे के सारे किसके द्वारा गारंटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे गारंटेड है, ठीक है। और ये क्या है, ये गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे संविधान द्वारा इसकी रक्षा करी जाती है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल संख्या 14 से, ठीक है। अगर हम लोग देखें आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, देखो अगर हम आर्टिकल 14 को देखें तो इसमें क्या कहा गया है, इसके अंदर देखो दो चीज़ों की बात है, यानी कि इसके अंदर आर्टिकल 14 जो है हमारा स्टार्ट तो समानता से होता है, बट समानता के अंदर भी क्या है कि ये जो है हमारा दो चीज़ों से स्टार्ट होता है।
आर्टिकल 14 जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इक्वालिटी से स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या है, इसमें दो तरह की बात कही गई, यानी कि आर्टिकल 14 एक खाली इक्वालिटी की बात ना करके इसमें दो तरह की इक्वालिटी है, यानी कि प्रोवाइड प्रोवाइड टू रिलेटेड प्रिंसिपल। इसमें जो दो तरह के प्रिंसिपल्स की बात करी गई है। अब इसमें देखो दो तरह के प्रिंसिपल्स की बात क्या करेगी, इसमें एक तो कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड दूसरा कहा गया है इसमें इक्वालिटी प्रोटेक्ट ऑफ द लॉ। यानी कि इसमें हमारी जो है कितने तरह की बात है, इसमें दो तरह की बातें कही गई। पहली बात इसमें इनके अगर पूरा आर्टिकल देखें तो यह पूरा आर्टिकल कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इसमें दूसरा कहा गया है इक्वालिटी प्रोटेक्ट ऑफ इक्वालिटी प्रोटेक्ट या इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि मैं दो बातें, एक तो कहा गया हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि एक तो बात हमारी है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहा गया है, जैसे कि हम अगर अंडरलाइन करें, एक तो बात कही गई हमारी इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हमारी दो तरह की बात कही गई। अब देखो दोनों बातों का अर्थ क्या होता है। इसमें से एक बात कहती है यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर हम इस पहली वाली बातों को ध्यान में दें तो पहली वाली बात ये कहती है कि देखो देश में जितने भी नागरिक हैं, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, वे सभी क्या है कानून के सामने बराबर हैं। और ये हमारा जो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा गया देखो अब ऐसे तो कंडीशन बिल्कुल अलग है। अब जैसे हम लोग इसमें पहले वाले में कहा गया देश के जितने भी लोग हैं अमीर गरीब हो गया छोटा बड़ा हो गया सब हमारे इक्वल है, यानी कानून के सामने इक्वल है। पर इस वाले में कहा गया क्या वास्तव में ऐसा है कि सभी लोग एक हैं? छोटे बच्चे को देख लो और बड़े इंसान को देख लो, बुजुर्ग को देख लो, यहाँ पे कोई एक अमीर है तो कोई गरीब है उसको देख लो, कि ये सब एक जैसा इक्वल डिज़र्व करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम एक स्पेशल तरीके से कुछ लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और इसमें कहा गया है कि हम सभी लोगों को एक तरीके से ट्रीट करेंगे। यानी कि अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है दो तरह की बातें कही हैं। एक तो बात यहाँ पे है कि का इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहली बात। और इसके अंदर दूसरी क्या है इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि दोनों का अगर हम देखें तो देखो इसमें कहा गया भेदभाव यानी कि सब बराबर। इसमें कहा गया भाई देखो सब बराबर हैं, इसमें कहा गया नहीं सब बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे कुछ लोगों को उठाने के लिए जो समाज में जो हीन दशा वाले लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना व्यक्तित्व का विकास तो करना चाहते हैं बट उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जिस कारण से वे जो अपना विकास नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या कहा गया उनके लिए क्या है, उनके लिए थोड़ा विशेष तरह के प्रावधान करेंगे ताकि वे लोग अपना जीवन उत्थान कर सके। यानी कि ये भेदभाव आधारित है, भेदभाव आधारित। यानी कि यहाँ पे कहा गया यहाँ पे सभी लोग जो बराबर हैं और यहाँ पे कहा गया हम लोग जो है क्या करेंगे भेदभाव करेंगे। अब ये विचारधारा कहते हैं चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो महिला हो कोई भी व्यक्ति हो चाहे इस देश का हो बाहर देश का हो, इस लॉ के अकॉर्डिंग सारे लोग इक्वल हैं, यानी कि बिल्कुल इक्वल का साइन है। इसमें कहा गया भाई देखो ऐसी बात तो नहीं है। अब महिलाओं की परिस्थितियाँ अलग होती है, बच्चों की परिस्थितियाँ अलग है, वृद्धों की परिस्थितियाँ अलग है, युवाओं की परिस्थिति अलग है, अमीर इंसान की परिस्थिति अलग है, फिर गरीब इंसान की परिस्थिति अलग है। कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सताए हुए शोषित किए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपना वर्थ जमाए हुए हैं। क्या उन सब के साथ एक जैसा व्यवहार करना ज़रूरी है? तो इसमें कहा गया भाई देखो जो समाज के हीन लोग हैं हम उनका क्या करेंगे उनको उठाने के लिए क्या करेंगे थोड़ा भेदभाव करके चलेंगे। ठीक है। अगर इसके बारे में देखें तो ये इसके बारे में कहते हैं कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर इसकी बात करें तो इसको कहते हैं ये इक्वलिटी का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट मानते हैं इसको।
इसको जो है नेगेटिव कॉन्सेप्ट मानते हैं, और जब किसको देखा जाए तो इसको कहते हैं कि यो भाई एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नहीं कि सब लोग बराबर। अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोग बराबर कैसे हो सकते हैं? एक बूढ़ा, एक बच्चा, एक यंग महिला, सबकी अलग अलग ज़रूरतें अलग अलग हिसाब से हैं, तो वे लोग सब एक समान कैसे हो सकते हैं? इसमें कहा गया है कि ना भाई, सब लोग अलग अलग, तो अलग अलग हिसाब से सबको उनके अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी का राइट देंगे। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, ये अगर हम यहाँ देखें देखो ये पता लगा ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अभी में लिखेंगे नेगेटिव कॉन्सेप्ट में डैट द स्टेट। स्टेट तो आपको पता होगा, स्टेट क्या हम लोगों ने डिस्कशन करा था आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में। स्टेट कैन नॉट गिव एरिबिट्रिव सॉरी प्रिविलेज। यानी कि एर्बिट्रिव प्रिविलेज, यानी कि इसका मतलब होता है मनमाना विशेष अधिकार, मनमाना विशेष अधिकार। एर्बिट्रिव प्रिविलेज टू आ जाएगा टू पार्टिकुलर इंडिविजुअल। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये इक्वालिटी का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें जो हमारा स्टेट होता है वो किसी भी इंडिविजुअल माने व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को उसके जो है मनमानी ढंग से अधिकार नहीं देगा। वो क्या करेगा, उसके लिए जितनी, वो उसके लिए पीएम भी इक्वल है, सीएम भी इक्वल है, और हमारा डीएम भी इक्वल है, एंड जो हमारी पीपल होती है ये भी इक्वल है। यानी कि ये सभी को जो है एक ही पलरे में तोल के देखा जाएगा, उनको अलग अलग तोल के नहीं देखा जाएगा। इस नियम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या कहता है, ये एक पॉजिटिव, हमारा क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इट रिक्वायर द स्टेट टू treat people in similar circumstance इक्वलिटी। यानी कि इसमें कहा गया है जो है स्टेट जो है सभी के साथ सिमिलर व्यवहार करेगा। कब करेगा? उनकी परिस्थितियों को देखकर। यानी कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि जो है सबको एक जैसा व्यवहार करेंगे, चाहे किसी की परिस्थिति कैसी भी हो, ठीक है। ठीक है, अब चाहे वो कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा, सबके साथ एक से व्यवहार कर जाएगा। बट इस वाले कॉन्सेप्ट में कहा गया है परिस्थितियों को, सरकमस्टांस इक्वलिटी, यानी कि मैं परिस्थितियों को देख करके स्टेट क्या करेगा, उनको ट्रीट करेगा कि किसी इंसान की परिस्थिति कैसे है उसको उसी के हिसाब से ट्रीट करा जाएगा। यहाँ पे किसी की परिस्थिति नहीं देखी जाएगी, उसको जो है लो बिल्कुल बराबर रखेगा स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जो है पीपल स्टेट जो है उनकी परिस्थितियों को देख करके किसी की परिस्थिति कैसी है कैसी नहीं है, उस हिसाब से वो क्या करेगा, इनके साथ यहाँ पे ट्रीट करेगा, ठीक है। अब इसमें कहते हैं, अब देखो इसमें क्या होता है, इस वाले में कुछ कंडीशंस हैं कि इसमें क्या क्या हो जाएगा। देखो इसमें सबसे पहला बताते हैं कि नो पीपल इज़ अबोव, नो पीपल, नो पर्सन, नो पर्सन अस अबोव द लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो है कानून से बढ़ कर के कोई भी व्यक्ति हमारे देश में नहीं होगा, यानी कि कानून ही सर्वोपरि होगा। उसके बाद इसमें दूसरी बात कहते हैं कि ऑल
ऑल पर्सन आर subject to ordinary law, यानी कि जो है सामान्य कानून जो है सभी के लिए एक जैसा होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत हो, कोई भी हो। ठीक है, इसके वजह में तीसरी बात कही गई है, इसमें तीसरी बात कही गई है कि आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विशेष कानून अधिकार, यानी कि गवर्नमेंट जो है किसी को भी विशेष कानूनी अधिकार नहीं देगी। यहाँ पे कहा गया है सभी लोगों के लिए इक्वल अधिकार रहेगा। उसके बाद यहाँ कहा है किसी भी व्यक्ति को जो है किसी यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे कोई भी, वो सारे क्या है, कानून के अंदर है। जबकि इस वाले में कहा गया है कि जो है भेदभाव कर सकते हैं, किस आधार पर, किसी भी व्यक्ति की जो है परिस्थितियों के बेस पर हम भेदभाव करेंगे। बट इस वाले में कहा गया हम चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर हम आगे चले तो इसी वाले अधिकार की क्या है, अब तक हम इसकी विशेषता की क्या है, यानी कि हमको जो है अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो मैं दो तरह की इक्वलिटी की बात करी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर का मतलब है कि सब लोग आपस में बराबर, अब चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी, डजेंट मैटर, सब लोग कानून के आगे क्या होंगे, बिल्कुल बराबर रहेंगे, कानून से बड़ा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी। अब इस वाले में कहा गया भाई देखो ऐसा तो नहीं है कि सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी हैं, हर किसी की कंडीशन अलग अलग है। इसमें कहा गया भाई देखो ऐसा नहीं है कि सब बराबर, हम व्यक्ति को राइट देंगे और उसकी परिस्थिति के हिसाब से, क्यों किस उसकी परिस्थिति कैसी है, उसका परिवेश कैसा है, परिवार कैसा है, माहौल, यानी कि हर चीज़ को सामाजिक और आर्थिक, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिकल, हर चीज़ को देख करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको राइट देंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक चलता है आगे, हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। क्या? अपवाद, यानी कि हमने जो आज हमने जो ये आर्टिकल हमने जो है अपना 14 स्टार्ट करा। इसके हमने देखा कि आर्टिकल दो तरह का होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह, यानी कि सभी लोग कानून के सामने बराबर होंगे। यहाँ पे हमने देखा कि परिस्थितियों को देख करके भेदभाव करा जा सकता है, यानी कि परिस्थिति देख करके उनके लिए अलग कानून है। अब इसी में आता है कि आर्टिकल 14 के अपवाद यानी कि एक्सेप्शन क्या है। देखो एक्सेप्शन में सबसे पहला एक्सेप्शन क्या आता है हमारा, सबसे पहला एक्सेप्शन आता है कि आपका रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो क्या करेंगे, वर्गों के आधार पर जो है इक्वालिटी के राइट्स को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यानी कि कौन सा वर्ग किस तरह के मतलब कोई वर्ग जो है किस तरह की फ्रीडम चाहता है, किस तरह की हमारा जो है राइट चाहता है, यानी कि हम वर्गों में डिवाइड कर देंगे और उनके हिसाब से तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उनके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। एक इसमें कहा जाता है, आपका जो टॉपिक हमारा होता है वो है हमारा स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न विशेष अधिकार। स्पेशल प्रोविज़न का मतलब है कि हम लोग जो है कोई विशेष अधिकार बना करके क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो है किसी वर्ग को उत्थान करना है जो इकोनॉमिकल रूप से एंड सोशल रूप से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका हो। ठीक है, तो हम स्पेशल प्रावधान करके भेदभाव कर सकते हैं, या फिर हम जो है उचित वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम उनको सुविधा प्रदान करेंगे ताकि वे अपना उत्थान कर सकें। एक तीसरा बात आती है जो हमारा राइट टू इक्वालिटी के अपवाद लगाते हैं, वह कॉन्स्टिट्यूशनल
इम्यूनिटीज़। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो हमारा आर्टिकल संख्या जो, अगर आर्टिकल 14 पढ़े समानता अधिकार, यानी कि संवैधानिक पद होते हैं, जो हमारे संवैधानिक पद, जैसे कि आप लोग प्रेसिडेंट को मान लो, या फिर आप गवर्नर को मान लो। देखो, कहते हैं जो इक्वलिटी का राइट जो इन लोगों पे लागू नहीं होगा। सपोज़ करो अभी इनमें से तुम सपोज़ करो कि राष्ट्रपति किसी का मर्डर करके आ गए। अब मर्डर करने की तो वैसे सजा है कि उनको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि भाई राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि सब लोग बराबर है, चाहे पीएम हो डीएम हो, से सब लोग बराबर होंगे। अब उसके साथ तो हमारे राष्ट्रपति जी भी बराबर है, कानून से ऊपर तो ये भी नहीं है। अब कहा गया कभी किसी का मर्डर करके आ गए तो इन पर कानून लगेगा, तो इसमें कहा गया अपवाद, इन पर कोई कानून नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है एक आपने देखा होगा आर्टिकल 361 ये कहता है कि जो ये संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति है या फिर गवर्नमेंट से अपनी जो कुछ गलती होगी तो उसको क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज, यानी कि वे इससे क्या करेंगे, अपनी गलतियों को जो है माफ़ करवा लेंगे, अपनी सज़ा को माफ़ करवा लेंगे। ये आर्टिकल उन्हें देता है कि माफ़ करने की गारंटी देता है। तो जब कभी ये मर्डर करके आएंगे, इन पर कोई केस चलेगा, तो ये तो आर्टिकल 361 का यूज़ करके अपनी सज़ा को माफ़ कर लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके जो राइट आर्टिकल 14 जो यूज़ नहीं होता। हाँ, पर ये कंडीशन जब कभी हमारा राष्ट्रपति जो है अपने सेवा से पूर्ण हो जाएगी, 5 साल की 6 साल की जो सेवा हमारी पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद उनका जो है केस चल सकता है। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही था। और हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि अब हमारा टॉपिक क्या बचा, अब हमारा जो आर्टिकल 15 और 16 ये जो है हम लोग अपनी आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए जो हमारा इतना ही। तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। आज हम लोगों ने बेसिकली जो हमने राइट देखे, हमारे कौन कौन से राइट्स होते हैं, फिर कौन सा है इसको हटा करके आर्टिकल बनाएगा, हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, कैसे कहते हैं कि ये जो है गारंटेड है संविधान के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, फिर हम लोग आज राइट टू इक्वालिटी पढ़ा। राइट टू इक्वालिटी में हम लोगों ने देखा कि 2 तरह के राइट्स की बात करेगी आर्टिकल 14 में। 14 देखा, फिर 14 में 2 तरह, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमने इसके बारे में यहाँ पे डीप देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हमारा राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये क्या कहता है, ये जो है सबको समान करने की बात करता है, यानी कि देश में कोई भी हो सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर रहेंगे। पर जब हम बात करते हैं इसकी इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, इसमें कहा गया है कि भाई देखो सब लोग बराबर नहीं हैं, सबकी परिस्थिति अलग होती है, सब इकोनॉमिक रूप से अलग होते हैं, एंड सब सोशल रूप से, सब पॉलिटिकल रूप से, हर ठीक है, एंड एज के हिसाब से, एंड लैंग्वेज एंड कल्चर, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होते हैं। तो कहा गया सभी के साथ अलग अलग तरीके से ही उनके साथ बिहेव किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर हमने एक्सेप्शन देखा कि इसमें अपवाद क्या है। उसमें कहा गया कि इसमें जो है भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप जो एक क्लास विशेष वर्ग बना देंगे, हम स्पेशल प्रोविज़न दे देंगे, एंड यूनिटी, यानी कि जो संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए भी आर्टिकल फॉलो नहीं होता। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में जब हम क्लास लेंगे, वो हम आर्टिकल 15 और 16 पढ़ेंगे, दोनों को एक ही में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।